नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में दरार के बीच राहत भरी खबर है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन की अगली बैठक में जरूर भाग लेंगे, जिसके बाद से फिर से सियासत तेज हो गई है। सुनिए इंडिया गठबंधन को लेकर किसने क्या कहा। अखिलेश यादव जी के लिए जब कमलनाथ जी बोले थे ना, उससे ही पता चल गया था कि ये जो अलायंस है INDIA ये फोटो के लिए है, हकीकत में नहीं है। ये कोई जो मीटिंग बुलाई गई है वो इमीडिएटली इलेक्शन के आउटकम के बाद बुलाई गई है। उससे पहले ही बातचीत चल रही थी कि मुलाकात होगी, पर क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं इसमें अलायंस में, और वो सारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर सारा काम छोड़कर दिल्ली आने में उनको दिक्कतें हो रही थी, जो उन्होंने अपनी इनेबिलिटी बताया टू ज्वाइन द मीटिंग। पर कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। वी विल रिवर्क अराउंड द शेड्यूल। जब मुंबई में भी हुआ था 2-3 डेट्स पे चर्चा हुई थी, फिर थर्ड डेट फाइनलाइज हुई थी। पहले तक कितना बार कांग्रेस भी जीत गया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बाद में फिर लोगों ने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे। अरे फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहें ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम, और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे। देखिए, ये कांग्रेस का एक तरह से डेस्परेट राजनीति हो रहा है कि उन्होंने पहले वो और उनके अलायंस के पार्टनर DMK, CPM जैसे उनके पार्टनर्स हैं, वो रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। DMK ने सनातन धर्म को गाली दिया, CPM ने हमास को केरल में एक अवसर दिया हिंदुत्व उखाड़ों का एक प्रोग्राम में भाग लेने का। तो वो उन्होंने ट्राई किया है, और बीच में उन्होंने कास्ट बेसिस पे भी सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया इस इलेक्शन के बीच। और आज उद्धव ठाकरे यहाँ पहुंचने वाले थे, शिवसेना के प्रमुख। शरद पवार साहब भी दिल्ली में है, लेकिन कुछ प्रमुख नेता जो है, राहुल गांधी जी भी थे, जिसमें ममता जी है, उनके घर में एक शादी है। स्टालिन साहब के राज्य में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति है, वो यहां से हिल नहीं सकते। और भी नेताओं की कुछ समस्या, अखिलेश जी नहीं है अवेलेबल, नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं। तो फिर तय किया कि हम 16 या 18 दिसंबर को इस बैठक पोस्टपोन करेंगे। हाल ही में जो परिणाम आए हैं उससे मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन से जनता को और उम्मीद बढ़ेगी कि वो गठबंधन और मजबूत कैसे हो। सवाल ही गलत है। इंडिया अलायंस फेल नहीं हुई, कुछ हद तक कांग्रेस नाकामयाब रही। ये इलेक्शन किन वजूहात के बुनियाद पे वो कांग्रेस बेहतर जानती है, लेकिन ये इलेक्शन अलायंस के तौर पे नहीं लड़े गए। अलहदा पार्टियों ने ये इलेक्शन जो है लड़े। देखो, इंडिया अलायंस है, एक गठबंधन है, ये थोड़ी तानाशाही तरीके से चलने वाला गठबंधन है नहीं। जब इंडिया हम चलाते थे तब ये उस पर चर्चा होती थी इस विषय में। इंडिया अटल जी के जमाने की इंडिया, आज की नहीं। अगर ये किसी ने बात रखी है कि ये फलाना विषय पर चर्चा होनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए कहा कि नाम से सम्मान जुड़ा हुआ होता है। आगे उन्होंने कहा कि वे
ये सब वही लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं जो अपने से पीछे रह गए लोगों की अंगुली पकड़कर उसे संवेदना से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। मान्यवर कश्मीर के लिए एक प्रकार से 3 युद्ध हुए। 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया। इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में और 5,460 परिवार देश भर में फैल गए। वो पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए और कुल मिलाकर 48, 65 और 71 ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे थे। जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। कम आंकने की प्रयास भी किया। किसी ने कहा कि पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है, वो जरूर देखना। वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं। मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उनके कोटेशन यहाँ जगह जगह लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। 2014 के पहले एक सपना होता था आवास के नाम पे लोग किस प्रकार का मजाक बनाते थे। 20,000 में कोई आवास बन पाता है क्या? और जो नहीं बना पाता था उसके ऊपर अलग से कार्रवाई हो जाती थी। आज देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों के पास अपना पक्का आवास है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर आवास की सुविधा दी है। और अभी भी एक लक्ष्य है कि जो बचे हैं उनको भी उपलब्ध करवाएंगे। गांव हो या शहर, हर दलित को, हर वंचित को, हर गरीब को इसकी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। शौचालय बने, 12 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय के निर्माण का कार्य है। मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह बंद करते हुए उसका उपचार था, उसका विकल्प था हम हर घर में शौचालय बनाए। यह कुप्रथा पर प्रहार तो था ही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती। 26 नवंबर की तिथि को अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं और उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। जो लोग आज भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। हम सबको इसके बारे में गांव-गांव जाकर के बताना होगा। और मैं आपको इस बात के लिए फिर आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमने पहले भी कहा कि सरकार हर गरीब के साथ, हर वंचित के साथ, हर दलित के साथ खड़ी है। आज हर एक क्षेत्र में आपको सुविधा मिल रही, आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए एक नई ताकत मिल रही है। और इसलिए जिससे कोई भेदभाव न करने पाए, समाज में किसी प्रकार की कोई अस्पृश्यता न हो, इसको पूरी तरह समाप्त करना है। इसको आगे बढ़ा करके हमें अपने देश को मजबूत करना है, जिससे बाबा साहब का मिशन वो देश का मिशन है, और व्यक्ति का मिशन नहीं, देश का मिशन है, भारत की मजबूती का मिशन है, भारत की एकता और अखंडता का मिशन है, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का मिशन है। और उस मिशन के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए फिर आपको आश्वस्त करता हूं, जहां भी अभी जमीन के पट्टे नहीं मिल पाए हैं, हमने पहले कहा है अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है तो जो दलित, जो वंचित, जो गरीब वहां पे अपनी झोपड़ी या अपना मकान बनाया है, उसको वहीं पे वो जमीन का पट्टा देकर उसके लिए पक्का मकान बना दो। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 21 सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से 12 सांसद चुनाव जीते जबकि 9 हार गए। जीते हुए 12 सांसदों में से 11 ने बुधवार को लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ राजस्थान से चुनाव जीतने वाले बालक नाथ ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। संसद सदस्यता छोड़ने वालों में मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से अरुण साव, रेणुका सिंह और गोमती साय, जबकि राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा शामिल हैं।
जी हाँ, अरुण साहू इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने लोकसभा सांसदीय के पद से इस्तीफा दिया अरुण साहू। दूसरा नाम उदय प्रताप सिंह, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तीसरा नाम किरोड़ी लाल मीणा है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। किरोड़ी लाल मीणा आप देख रहे हैं, ये तीसरे शख्स हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। चौथी हैं गोमती साई, और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। और पांचवें नरेंद्र तोमर हैं, ये आप इन्हें देख सकते हैं कि इन्होंने भी अपने लोकसभा पद से यानी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अगले हैं प्रहलाद पटेल, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि प्रहलाद पटेल ने भी अपने लोकसभा पद यानी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है सांसदी से। रीति पाठक, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रीति पाठक, इसके बाद फिर आप देख सकते हैं अरुण साहू, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है अपने लोकसभा यानी सांसदी के पद से। संसद में शीतकालीन सत्र जारी है। वहीं शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने कोई हंगामा तो नहीं किया है। वहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे संवाददाता अजय चौहान ने प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इलाहाबाद से सांसद रीता बहुगुणा जी हैं। बात करें जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और 3 राज्यों में बीजेपी ने लगातार बहुमत पास किया। चर्चाओं में है कि जिस तरह विपक्ष इस समय घबराया हुआ है, क्योंकि 2024 को देखते हुए ये चुनाव हुए थे, लेकिन साफ क्लियर हो गया कि 2024 में किसकी होगी सरकार। कल इसकी बैठक बुलाई थी, लेकिन वो जो बैठक थी वो रद्द कर दी गई है। कई पार्टी के लोग उससे बाहर हुए। हम बात करेंगे मैम, जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी जीत हुई बम्पर जीत, उसको लेकर बैठक बुलाई लेकिन कैंसिल। क्या लगता है 2024 और जो विधानसभा चुनाव हुए थे इसका सामने पूरा देखिए, जब ये बना था इंडिया अलायंस, हम लोग तभी समझ गए थे कि INDI चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें कैसे ना, देखिए अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग उनकी महत्वाकांक्षाएं, हर क्षेत्रीय पार्टियों का आपस में तनाव, ये कभी भी चला नहीं। मैं तो आज देखिए, मुझे 50 साल तो सीधे पॉलिटिक्स में हो गए दिखते हुए, 30 साल से मैं राजनीति में डायरेक्टली हूँ, पर मैंने हर बार देखा इससे गठबंधन बनते और टूटते हैं। जनता स्थिरता चाहती है, स्थायित्व चाहती है, और स्थिरता और ये जो स्टेबिलिटी है ये उनको नरेंद्र मोदी जी में देखती है, भारतीय जनता पार्टी में देखती है। तो ये कुछ भी कर ले, साथ रहें ना रहें, अगर साथ रहेंगे तो भी रिजल्ट वही है, नहीं रहेंगे तो भी वही है। 400 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की 2024 में आएंगी और प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे प्रचंड बहुमत से। कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया कार्यालय से, तो उन्होंने से स्पष्ट कहा कि हमने जो वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे। मैं आज यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ। जनता के मन में उद्वेलना थी, वो जानती थी कि जो केंद्र की योजनाएं वो तो उन तक पहुँच रही हैं, और जो प्रदेश की घोषणाएं थी इनके मुख्यमंत्री को उन तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो जनता बहुत होशियार हो गई है और वो जानती है कि भारतीय जनता, आप खुद सोचिए 12-12.5 करोड़ शौचालय बने कि नहीं बने, उसकी तो आपके पास पूरी प्रूफ है। जितनी पकड़ उनकी विषयों की है, जनता की समस्याओं की है, उनका निराकरण करने की क्षमता है, जो उनका पॉलिसी नीति निर्धारण का जो उनकी दूरदर्शिता है, ये सब चीज़ ले लीजिए तो देश हो या विदेश हो, वो आज विश्व के सबसे मजबूत, सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। तो हम लोग को तो फिक्र करना चाहिए कि भारतवर्ष में ऐसा नेता है। मैम, क्या लगता है जो सदन चल रहा है, कल भेंट चढ़ा, थोड़ी देर चला, मोदी जी के भाषण हुआ, उसके बाद आज पूरा दिन चला, क्या लगता है कि 22 दिसंबर तक सदन पूरी तरह से सही चलेगा? अगर विपक्ष में थोड़ी भी सूझबूझ होगी तो चलने देगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। देखिए, उपनिवेशवादी जो कानून थे उनमें से बहुत सारे कानूनों में जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, और उन अमेंडमेंट्स को उनको चर्चा करनी चाहिए, कहाँ पे बेहतर हो सकता है। स्टैंडिंग कमेटी से लौट कर आया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे अन्य इम्पॉर्टेंट जो हमारे कानून हैं वो पारित होने, और लगभग ये आखिरी होगा। इसके बाद तो जो होगा वो सूक्ष्म होगा, क्योंकि इंटरिम बजट को करके छोड़ देंगे। तो मैं समझती हूँ कि विपक्ष समझ गया है
कि हमको अब जनता, अगर हम यहाँ शोर मचाएंगे तो जनता और हमारे विरुद्ध जाएगी। बहुत थे हमारे साथ रीता बहुगुणा जी। लगातार जो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा सीट आए 400 प्लस, यानी कहीं ना कहीं इस बार दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के विकास के खंड नौगढ़ कंपोजिट परिषदीय विद्यालय तितरी बाजार का मामला है, जहां इंडिया वॉइस की टीम ने स्कूल पर जो है उसका जायजा लिया। इंडिया वॉइस की टीम ने देखा कि स्कूल का हाल बेहाल है। आपको बता दें कि मेन्यू के हिसाब से बच्चों को खाने में तहरी बना था, मगर स्कूल प्रशासन ने खाने के नाम पर पिछले कुछ दिनों से किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी उनको। वहीं जब संवाददाता ने स्कूल में उपस्थित छात्रों से बात किया तो उन्होंने बताया कि स्कूल सभी तरह के व्यवस्था से वंचित है। जिसके बाद इंडिया वॉइस ने जब बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मामला संज्ञान में है और हम जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे। शीतकालीन सत्र को लेकर देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी से हमारे संवाददाता अजय चौहान ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ देवरिया से सांसद त्रिपाठी से बात करें, जिस तरह से गठबंधन में से फूट पड़ने लगी है, यानी कि 3-5 राज्य चुनाव हुए थे, 3 में बीजेपी ने हासिल की है, लेकिन कल सही चर्चाएं हुए हैं कि किस तरह से 2024 को रोका जाए। उसको लेकर के कल भी बैठक की, लेकिन रद्द करके उसको कई पार्टियां बाहर हो रखी हैं। जैसे 28 गठबंधन थे, 4 अभी से बाहर। सर, इसको लेकर क्या है कि 2024 को लेकर रणनीति बनाई गई थी, 28 दल एक साथ थे, लेकिन अब वो भी खत्म नजर आ रहा है। देखिए, 28 दल अलग अलग स्वर में बोल रहे हैं और 28 दल मिल करके अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाए, संयोजक नहीं बना पाए, न नीति है न नेतृत्व है। इसलिए केवल अपने अपने नेताओं को जेल जाने से बचाने के लिए वो एकजुट हुए। तो ये कहीं लड़ाई में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फिर से जो मोदी जी का नेतृत्व है, जो मोदी जी का कृतित्व है और जो मोदी जी की मोदी गारंटी है, इस पर जनता फिर से मोहर लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बनेगी। कल मुझसे एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन रद्द कर दी गई है और बयान भी आया कि जहां पर जिसके ज़्यादा विधायक, जहां जिसके सांसद, उसी का चेहरा एक प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन टीएमसी कहती है हमारा चाहिए और अखिलेश कहते हैं हमारा, और बिहार से भी अगर बात करें, नीतीश का बयान इसी में आया। तो क्या प्रधानमंत्री चेहरा अभी तक कांग्रेस में कोई नहीं आ रहा? हो सकता है कि कांग्रेस को दबाव बना रहा है कि आप अब जहाँ भी हैं वहाँ से, क्योंकि कई राज्यों से कांग्रेस लापता है। प्रधानमंत्री चेहरा जब बहुमत होगा तब ना। आप इसको क्यों नहीं गौर करते कि जितने दल आपस में मिले हैं, ये वो दल हैं जिनका नेतृत्व भ्रष्टाचार में लिप्त है। कुछ जमानत पर हैं, कुछ की जांच चल रही है, कुछ जेल हो आए हैं। तो ये लोग अपने अपने को जेल से बचाने के लिए समझौता कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए नहीं। सरकार बनाने के लिए नेतृत्व चाहिए, नीति चाहिए, नीयत चाहिए, तीनों नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लड़ाई इस बार बनी नहीं पाएगी। पूरा देश मोदी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहा है और फिर से जब चुनाव 24 का होगा तो भाजपा के श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास भी है। और इस बार जैसे राज्यों में हुआ कि मोदी गारंटी, उस गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे और भाजपा के ऐतिहासिक सरकार बनेगी। कल भी मोदी के नारे लगे थे, 2 बार मोदी सरकार बन चुकी, तीसरी बार मोदी सरकार के, उस पर भी विपक्ष सवाल खड़ा किया कि लगातार मोदी मोदी करते हैं, लेकिन मोदी जो गारंटी देते वो अभी पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है। 2024 का जो मुद्दा होगा, विपक्ष का सुनता कौन है? आखिर विपक्ष चुनाव में तो सुना कोई? तो विपक्ष खाली जो है वही है खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, न नीति है, न नेतृत्व है, न कोई एजेंडा है और न एकता है। अलग अलग स्वर भी है, कहाँ है विपक्ष की एकता? तो इसलिए फिर से मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए, राष्ट्र को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाएगी। कितनी सीटों की उम्मीद लगाए 2024 में? आंकड़ा 400 पार। अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटेंगे
और ऐतिहासिक सीट मिलेगी, ऐतिहासिक जीत होगी। तो ये तो खासियत बात करेंगे, लगातार 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फिर सरकार बनेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।